हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड होमगार्ड 737 पदों पर भर्ती, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत होमगार्ड के कुल 737 रिक्त पदों को भरा जाएगा। रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू की जाएगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर तय की गई है। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा, हिंदी लेखन क्षमता के आधार पर पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए, संबंधित भर्ती लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से कक्षा 7वीं या 10वीं के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे, जिसे पास करने के लिए 100 में से 30 अंक हासिल करना अनिवार्य है, जिसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए हाजिर होना होगा। झारखंड होमगार्ड के 737 रिक्त पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू की जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। लातेहार में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के आरागुंडी गांव में शनिवार को करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। मृतक की पहचान गांव के मुकेश यादव के पुत्र पप्पू यादव के रूप में की गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही थानेदार रमाकांत गुप्ता के निर्देश पर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानेदार रमाकांत गुप्ता ने कहा कि परिजनों ने बताया कि करंट लगने से युवक की मौत हुई है। हालांकि करंट कैसे और कहां लगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। युवक के परिजन भी सदर अस्पताल में मौजूद रहे, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई। अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी, पहुंचे बोकारो थर्मल। ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के 48 प्रवासी कामगार आखिरकार घर लौट आए हैं। 3 महीने से बकाया वेतन और भोजन की कमी से जूझ रहे मजदूरों के कल्याण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली आगे आए। सरकार और कंपनी स्तर पर पहल के बाद सभी मजदूर सकुशल वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 श्रमिक सकुशल झारखंड लौट आए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्रम अधिकारियों ने मजदूरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। अब उन्हें और उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी मजदूरों की सूचना मिली थी। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के तहत संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष में भेज दिया। रिपोर्टों के अनुसार ये सभी श्रमिक हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के निवासी हैं। इन्हें कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए भेजा गया था। पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उप श्रम आयुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद के 48 मजदूर जो L&T में काम करने गए थे, ट्यूनीशिया में फंसे हुए हैं। उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। सरकार, जिला प्रशासन और राज्य प्रवासी प्रकोष्ठ ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें वापस लाया। वे विमान से मुंबई पहुंचे और शनिवार को ट्रेन से बोकारो थर्मल पहुंचे। रंजीत कुमार ने कहा कि इन मजदूरों को सलाह दी जाती है कि वे जाने से पहले जिला प्रशासन और श्रम विभाग को सूचित करें। पंजीकरण प्रक्रिया आसान है। वे देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रभावित मजदूरों ने बताया कि वे अपने परिवार के लिए कमाने गए थे, लेकिन वहीं फंस गए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का डॉग शहीद, हैंडलर जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान शनिवार को आईईडी ब्लास्ट हुआ। इस घटना में सीआरपीएफ का स्वान यानी डॉग शहीद हो गया, जबकि उसका हैंडलर जवान घायल हो गया। यह घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के जंगल इलाके की है। सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी जब आईईडी विस्फोट हुआ। ब्लास्ट की चपेट में आने से डॉग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल जवान को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने इस घटना की पुष्टि की है। एसपी ने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है। अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हमारे जवानों को गहरी चोट आई हो। सभी जवान सुरक्षित हैं। विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। आईईडी ब्लास्ट की घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर भेजा गया है, ताकि विस्फोटक के प्रकार और सक्रियता के तरीके की जांच की जा सके। यह विस्फोट नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए प्रेशर बम के जरिए हुआ हो सकता है। स्थानीय और सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट के बाद इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है, ताकि आसपास कोई अन्य आईईडी ना हो। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नक्सली अक्सर ऐसे क्षेत्रों में ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर बाइक चलाने वालों की 2 बाइक जब्त।
ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को अभियान के क्रम में वाहन के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर बाइक चलाने के आरोप में 2 बाइक को जब्त कर लिया है। मामले में ट्रैफिक एसपी ने बताया कि एक टीवीएस अपाची बाइक को लालपुर चौक ट्रैफिक पोस्ट के पास से जब्त किया गया है। जांच के दौरान बाइक चलाने वाले से कागजात की मांग करने पर वो बाइक का कागज लाने के नाम पर चला गया और वापस नहीं आया। जांच के क्रम में पता कि बाइक में लगा नंबर प्लेट दूसरी बाइक पैशन प्रो का है। इसी तरह से अन्य टीवीएस अपाची को बूटी मोड़ के पास से जब्त किया गया है। जांच के दौरान कागजात की मांग करने पर बाइक चलाने वाला कागज लाने के नाम पर चला गया और वापस नहीं आया। जांच में इस बाइक पर लगा नंबर दूसरे वाहन का पाया गया। जांच में ये भी पता कि ये बाइक लोहरदगा जिला के सिन्हा थाना क्षेत्र निवासी विमल उराव के नाम पर से निबंधित है और बाइक का मूल रजिस्ट्रेशन नंबर भी दूसरा है। घाटशिला में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस की झोंके ताकत, प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री ने की पदयात्रा। 11 नवंबर को झारखंड की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। 9 नवंबर की शाम घाटशिला उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। लिहाजा एनडीए और इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। शनिवार को महागठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यापक जनसंपर्क एवं पदयात्रा अभियान चलाया गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घाटशिला प्रखंड के दाहीगोला हनुमान मंदिर से मऊ भंडार अंबेडकर चौक तक पदयात्रा की। इसके साथ ही चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज घाटशिला अपने लोकप्रिय नेता झारखंड आंदोलन के महानायक और गुरुजी शिबू सोरेन के करीबी साथी स्व रामदास सोरेन की कमी महसूस कर रहा है। उनके संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जनता उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजेगी। इस पदयात्रा में शामिल राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म और समुदाय के नाम पर समाज को बांटती है, जबकि महागठबंधन की सरकार जनता के अधिकार, सम्मान, रोजगार और विकास के लिए काम करती है। आज भाजपा और उसके संविधान लोकतंत्र और झारखंडी पहचान को कमजोर करने का काम कर रही है। मुसाबनी में बंद पड़े खदानों को लेकर केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कोई पहल नहीं करती है। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि झारखंड के अधिकार, सम्मान और भविष्य के लिए है। हम सब मिलकर सोमेश सोरेन को विजयी दिलाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। झारखंड में फरवरी से शुरू होगा एसआईआर। चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट। झारखंड में फरवरी महीने से स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत राज्य के मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है और 2003 की मतदाता सूची को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम मिलाएं और वर्तमान मतदाता सूची से क्रॉस वेरीफाई कर लें। आयोग का उद्देश्य है कि फरवरी में होने वाले एसआर से पहले प्रत्येक सही मतदाता का नाम का मिलान हो जाए। इस कार्य के लिए सभी बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर को तैनात किया गया है। 2 नवंबर से 8 नवंबर तक सभी मतदान केंद्र व सार्वजनिक स्थल पर बैठ रहे हैं। चास नगर निगम के 35 वार्ड के लिए 35 स्थान निर्धारित किया गया है। यहां बीएलओ को विशेष सॉफ्टवेयर वाला ऐप दिया गया है, जिसमें 2003 का मतदाता सूची और वर्तमान मतदाता सूची दोनों शामिल हैं। दोनों का मिलान कर एक साथ मैपिंग कर देंगे। इसके साथ ही फॉर्म 6 भरकर बीएलओ या नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। बोकारो जिला प्रशासन ने भी आम लोगों को सहूलियत देने के लिए बूथ स्तर पर हेल्प डेस्क और कैंप लगाने की तैयारी की है, ताकि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और कोई भी मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे। बोकारो में इस दशा में तैयारी तेज कर दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से स्थानीय स्तर पर कई बैठक का आयोजन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया से जुड़ सकें। नगर निगम क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और औद्योगिक इलाकों में विशेष कैंप लगाने की योजना है। बीते 22 वर्षों में हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष पलायन और स्थानांतरण होता है। ऐसे में सूची को अद्यतन करना बेहद आवश्यक है। बीएलओ के साथ साथ लोकल प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से भी समर्थन लिया जा रहा है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि फरवरी में एसआईआर के दौरान हर बूथ पर विशेष जांच और दस्तावेज सत्यापन होगा। खासकर 2003 के बाद उन महिलाओं का जो विवाह कर यहां बहू के रूप में आई हैं, उन्हें अपने मायके में बने वोटर कार्ड या माता पिता का कार्ड उपलब्ध कराना होगा।
हेमंत सोरेन ने जेल जाना स्वीकार किया पर समझौता नहीं किया, घाटशिला में बोली कल्पना सोरेन। शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक एवं विधायक कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भावनात्मक संबोधन की शुरुआत करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि वे स्वर्गीय रामदास सोरेन को नमन करती हैं, जो इस क्षेत्र के आपके भाई, दादा और मांझी बाबा थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को सम्मान दिया, किशोरी समृद्धि योजना से झारखंड की बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ा, जिसके अंतर्गत 40,000 बच्चियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने अबुआ आवास योजना के माध्यम से झारखंड के गरीब परिवारों को अपना घर देने का संकल्प पूरा किया। कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत जी के रगों में, उनकी संस्कृति और इतिहास में ये लिखा है, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने हमें केवल शारीरिक रूप से छोड़ा है, उनके सपनों को हेमंत सोरेन जी निरंतर पूरा कर रहे हैं। अंत में कल्पना सोरेन ने जनता से अपील की कि वह 11 नवंबर को भारी संख्या में मतदान कर सोमेश सोरेन जी को विजयी बनाएं और हेमंत सोरेन जी के संघर्ष और विकास की गाथा आगे बढ़ाएं। गोड्डा में नकली पेट्रोल के कारोबार का खुलासा, 2 टैंकर जब्त, धंधेबाज फरार। अवैध तरीके से नकली पेट्रोल बनाकर बिहार में खपाने के बड़े खेल का खुलासा गोड्डा पुलिस ने किया है। साथ ही पुलिस ने 18,000 लीटर अवैध पेट्रोल भी बरामद किया है। इसके अलावा नकली पेट्रोल के निर्माण में इस्तेमाल में आने वाले अन्य सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई धंधेबाज नहीं लग पाया है। गोड्डा एसडीपीओ अशोक रविदास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुछ तेल टैंकरों में नकली पेट्रोल जैसा पदार्थ गोड्डा जिला के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी है। इसी सूचना पर पुलिस द्वारा चेक पोस्ट लगाकर वाहन जांच अभियान चलाया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमनी पुल के पास 2 टैंकर पुलिस को दिखा, लेकिन पुलिस को देखते ही चालक फरार हो गया। इसके बाद पुलिस दोनों टैंकरों को जब्त कर थाने ले गई। वहीं दूसरा मामला गोड्डा के देवदान थाना क्षेत्र के पीपर जोरिया गांव का है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गांव में नकली पेट्रोल बनाने का काम कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने गांव में छापेमारी कर नकली पेट्रोल बनाने के इस्तेमाल में लाने वाली 10 पानी टंकी, करीब 18,000 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया। वहीं मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इधर पुलिस नकली पेट्रोल बनाने के धंधे से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़, जीप और ऑटो से ढोए जा रहे मासूम, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। स्कूल के बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर से अधिक ग्रामीण इलाकों में स्कूल संचालक लापरवाही बरत रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन की जीप और ऑटो से बच्चों ढोया जा रहा है। ये हाल पलामू, गढ़वा और लातेहार के ग्रामीण इलाकों में है। परिवहन विभाग मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और ग्रामीण इलाकों के लिए योजना तैयार की गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में एक प्राइवेट स्कूल के बस से कुचलकर एक छात्र की मौत हो गई थी। छात्र जिस बस से उतरा था उसी बस ने उसे कुचल दिया था। इस घटना के बाद मामले में जांच शुरू हुई थी और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही निकलकर सामने आई थी। विभिन्न स्कूलों की बसों का रजिस्ट्रेशन की जांच की जा रही है। कई स्कूलों को नोटिस जारी किया जा रहा है और उनसे जानकारी मांगी जा रही है। मामले में पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लापरवाही देखने को मिल रही है। जीप और ऑटो में स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है। अभिभावकों को भी सचेत होने की जरूरत है। पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल बसों का संचालन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसा भी देखा गया है कि कम उम्र के बच्चों को उनके अभिभावक बाइक या स्कूटी दे देते हैं, जो दुर्घटना का कारण बन रही है। स्कूल बसों को लेकर क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार संवेदनशील है और कई बिंदुओं पर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। घाटगड़ा बस टर्मिनल स्थित निगम की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश। अपर प्रशासक संजय कुमार ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल घाटगड़ा स्थित नगर निगम की जमीन और आश्रय गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि निगम की 28 डिसमिल जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और अस्थायी निर्माण किया गया है। इस पर अपर प्रशासक ने कब्जाधारियों को खुद से जगह खाली करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने निगम की इन्फोर्समेंट टीम को जल्द कार्रवाई कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने और वहां प्रस्तावित मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF केंद्र का काम शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने बिरसा मुंडा बस टर्मिनल परिसर में बने आश्रय गृह का भी निरीक्षण किया। महिला आश्रय गृह में अनियमितता मिलने पर उन्होंने संबंधित संचालक से स्पष्टीकरण मांगा और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आश्रय गृहों को ठंड के मौसम को देखते हुए चालू रखा जाए। साथ ही वहां साफ सफाई और जरूरी सुविधाओं की सही व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान सहायक प्रशासक राहुल यादव, नगर प्रबंधक और निगम के अन्य कर्मी मौजूद रहे। झारखंड में मल्टीपर्पज स्टाफ सेवा नियमावली लागू, कर्मचारी महासंघ ने की सराहना।
कैबिनेट से पास होने के बाद झारखंड सरकार ने राज्य में बहुप्रतीक्षित झारखंड राज्य बहुउद्देशीय सहायक मल्टीपर्पज स्टाफ सेवा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इस नियमावली के लागू होने के साथ विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से लंबित बहुउद्देशीय सहायक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए आभार जताया है, जिसकी खबर के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि राज्य में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति और प्रोन्नति को लेकर नियमावली नहीं होने से आ रही बाधा से संबंधित खबर प्रकाशित की थी। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने कहा कि इस नियमावली के बन जाने से राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मियों की भर्ती, सेवा शर्तें, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित हो गई है। मल्टीपर्पज स्टाफ नियमावली के अनुसार बहुउद्देशीय सहायकों को कार्यालय में विभिन्न सामान्य प्रशासनिक कार्यों जैसे फाइल मूवमेंट, अभिलेख रखरखाव, बैठकों में सहयोग, दस्तावेजों की स्कैनिंग, कंप्यूटर आधारित सहायक कार्य और कार्यालय परिसर की स्वच्छता जैसे कार्य करने होंगे। अब तक राज्य सरकार के विभागों में कर्मियों की स्पष्ट भूमिका तय नहीं होने से कार्य निष्पादन में कठिनाई होती थी। नई व्यवस्था से न केवल कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि विभागों के बीच समन्वय भी मजबूत होगा। गौरतलब है कि राज्य गठन के बाद से ही चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति को लेकर नियमावली नहीं होने से अलग अलग तरीके से विभागों में नियुक्तियां होती थीं, जिसमें कई तरह की खामियां आ रही थीं। ऐसे में वैसे कर्मचारी जो लंबे समय से कार्यरत हैं, उन्हें प्रोन्नति को लेकर उम्मीदें जरूर जग गई हैं। घाटशिला उपचुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने किया सभा को संबोधित, झामुमो प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। घाटशिला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा में शामिल हुए। घाटशिला में आयोजित एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन और मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह वर्ष झामुमो, झारखंड और भारत के आदिवासी समुदाय के लिए बेहद दुखद रहा है। रामदास सोरेन के साथ गुरुजी का ऐसा गहरा नाता था कि यह घटना इस बात का संकेत है कि गुरुजी के सच्चे शिष्य और सैनिक इस धरती पर तो साथ रहे ही, परलोक में भी साथ रहने का निश्चय कर चुके। सीएम ने लोगों से कहा कि रामदास सोरेन ने घाटशिला क्षेत्र में निश्चित रूप से ऐसी उपलब्धि हासिल की कि आप उन्हें घाटशिला से 3 बार चुनकर लाए हैं। 15 नवंबर 2000 को काफी संघर्ष के बाद ये अलग झारखंड राज्य तो हासिल हो गया, लेकिन झारखंड की बागडोर उन लोगों के हाथों में रही जिन्हें झारखंड या झारखंडी नाम से कभी प्यार नहीं था। राज्य के अलग होने के बाद अपने राज्य में कई परिवार और व्यक्ति बिना भोजन के मर गए, लेकिन झामुमो सरकार ने अपने लोगों के लिए पंचायतों के घरों तक अधिकारियों को भेजने की पहल की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले वर्ष में एक कानून बनाया जाएगा कि बीडीओ और सीओ झारखंड के लोगों के घर जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कई जगहों पर लोगों ने खराब सड़कों और टूटे पुलों के कारण मतदान का बहिष्कार का ऐलान किया है। वे वोट दें या ना दें, झारखंड की हेमंत सरकार बहुत जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने घाटशिला विधानसभा के मऊ भंडार ताम्र प्रतिभा मैदान में सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दादा रामदास सोरेन का निधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दादा रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा को झारखंड का सबसे विकसित विधानसभा बनाना चाहते थे, चाहे वे रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों। उन्होंने झारखंड के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी पहल पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की, ताकि गरीब लोगों के बच्चे भी धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ सकें और बोल सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें। इसलिए उन्होंने स्कूल का प्रस्ताव रखा था। राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक न होने पर चैम्बर ने जताई नाराजगी, क्रूज बाजार के जरिए रविवार को मिलेगी विदेश यात्रा की जानकारी। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक पिछले कई वर्षों से नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में जीएसटी उपसमिति की चैम्बर भवन में हुई बैठक में व्यवसायियों ने कहा कि सरकार के सर्वे में भी ये देखा गया है कि सलाहकार समितियों की बैठक और सुझाव से कई सकारात्मक परिणाम आए हैं, जबकि प्रदेश में गठित राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकें पिछले 5 वर्षों से अधिक अवधि से नहीं हुई हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न अंचल कार्यालयों में पत्रों की रिसीविंग नहीं दी जाती, साथ ही कई मामलों में दाखिल किए गए दस्तावेजों पर संज्ञान नहीं लेकर मनमाने ढंग से ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जल्द ही विभागीय सचिव से मिलकर इन समस्याओं के निदान की पहल की जाएगी। चैम्बर भवन में रविवार को क्रूज बाजार 2025 आयोजित किया जाएगा।
जाएगा। दृष्टि ट्रैवल्स एंड सर्विसेज द्वारा रांची में पहली बार आयोजित हो रहे इस क्रूज बाजार में आने वाले लोगों को विश्व प्रसिद्ध लग्जरी क्रूज लाइन रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। इसके माध्यम से विदेश दौरे पर घूमने के लिए जाने वाले लोगों को जानकारी मिलेगी। पाकुड़ में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल से अवैध शराब और बियर बरामद। उत्पाद विभाग पाकुड़ के टीम द्वारा अमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत कांटा मोड़ आलूबेड़ा स्थित सुनीता भगत के होटल में छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान 1.125 लीटर अवैध विदेशी शराब तथा 14.95 लीटर अवैध बियर बरामद की गई। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान अभियुक्त फरार हो गया। उसके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्पाद अधीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि जिले में अवैध मद्यपान, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो पर भड़के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, कहा झारखंड को सतर्क करने वाला है ये चुनाव। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इस बीच एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झामुमो पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राज्य को सचेत करेगा। इस बीच झामुमो विधायक सुखराम उराम ने कहा कि उम्मीदवार सोमेश सोरेन रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। सत्तारूढ़ झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन का पूरा मंत्रिमंडल समर्थन कर रहा है, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य राज्यों के नेता भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन का समर्थन कर रहे हैं। एनडीए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो घाटशिला के सुदूर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों से मिले। सुदेश महतो ने कहा कि घाटशिला की जनता अब बदलाव चाहती है। एनडीए उम्मीदवार को एक मजबूत जनादेश मिलेगा जो झारखंड में एक संदेश देगा। आज भी गांव में सड़कें नहीं हैं, जिससे आवागमन की समस्याएं पैदा होती हैं। झामुमो का कोई भी नेता बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। सुदेश महतो ने कहा कि कुर्सी कोई जागीर नहीं होती। वे दिवंगत रामदास को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन एनडीए जनता की भावनाओं को समझते हुए मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहता है। झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव एक चेतावनी भरा चुनाव है। इस बीच कोल्हान चाईबासा से झामुमो विधायक सुखराम उरांव भी प्रचार दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव से ज्यादा वोटों से जीत हासिल होगी। इस बीच कुछ विपक्षी नेता चाईबासा का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। यह चुनाव हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। दुमका में 11वीं सीनियर्स महिला झारखंड राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप, सांसद नलिन सोरेन ने किया उद्घाटन। झारखंड राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के द्वारा जिला हैंडबॉल संघ दुमका की मेजबानी में दुमका के गांधी मैदान में शनिवार से 2 दिवसीय 11वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 12 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका समापन रविवार को होगा। शनिवार को पहले दिन खेले गए मैच में रांची, हजारीबाग और दुमका ने अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। दुमका के गांधी मैदान में 2 दिवसीय 11वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन दुमका सांसद नलिन सोरेन ने किया। नलिन सोरेन ने दीप प्रज्वलन के साथ साथ झंडोत्तोलन कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और गोल पोस्ट में गोल दागकर औपचारिक रूप से खेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि जीवन में खेल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उन्होंने महिला खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि राष्ट्रीय टीम में भी जगह बनाकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही दुमका जिला खेल संघ के सचिव उमाशंकर चौबे ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन रविवार की संध्या होगा। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों के लिए झारखंड में हैंडबॉल का काफी स्कोप है। राष्ट्रीय स्तर पर यहां के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस खेल से जुड़े राज्य स्तरीय अधिकारी भी यहां पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा यहां पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर की टीम के लिए चुना जाएगा। हरमू मैदान से ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर डीएसपी हटिया पीके मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शुक्रवार की देर शाम हरमू मैदान में छापा मारा। वहां ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 2 युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनकी पहचान 19 वर्षीय अभिषेक चौहान उर्फ सोल, बेला मोड़, हंटरगंज, चतरा और 21 वर्षीय सूरज सिंह उर्फ सूरज राज पटना जिला अंतर्गत रामकृष्णा नगर थाने के मिठापुर के रूप में की गई। इनके पास से 84 पुड़िया में 8.65 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया।
रांची स्मार्ट सिटी का शोभा बढ़ाएंगे आधुनिक पार्क। राजधानी रांची को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने की परिकल्पना तेजी से साकार लेने लगी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के क्रम में इको पार्क, कम्युनिटी पार्क एवं रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण का कार्यभार जुडको को सौंपा है। जुडको ने डीपीआर तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव ने जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची शहर में वैसे तो कई पार्क है, लेकिन ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क ऐसा होगा जिसमें लोग 2 पल सुकून से गुजार सकेंगे। इन पार्कों को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पार्कों की हवा उनके स्वास्थ्य के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि पैकेज 1 के तहत ध्रुवा गोलचक्कर से हटिया डैम की ओर जाने वाले मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास लगभग 8 एकड़ परिक्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पार्क बनेगा। यह पार्क 2 हिस्सों में होगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब पेन नंबर होगा अनिवार्य। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जैक का बड़ा कदम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया है। यह निर्णय फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। यह नंबर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को आवंटित किया जाने वाला एक विशेष नंबर है और अब स्कूल से जुड़े हर काम के लिए इस नंबर का उपयोग करना आवश्यक होगा, चाहे वह परीक्षा का आवेदन ही हो, टीसी लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ। झारखंड सरकार की इस पहल से फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकेगी। पहले ऐसा होता था कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब इस नंबर के जरिए सरकार छात्रों का पूरा डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर पाएगी। इस नंबर के जरिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद छात्रों को मिलने में आसानी होगी। इस नियम को सत्र 2025-27 से लागू कर दिया जाएगा, यानी 2026 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय छात्रों को अपना पेन नंबर भरना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने भी सभी संबंधित स्कूलों को इस संबंधित आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है। गांव में शिक्षा व जानकारी की नई पहल, पंचायत ज्ञान केंद्र खोलेगी सरकार। झारखंड सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जानकारी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल करने जा रही। राज्य के 999 पंचायतों में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्ञान केंद्र न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी और शिकायतों के समाधान के माध्यम होंगे, बल्कि ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, ई लर्निंग और पुस्तकालय की सुविधा भी मिलेगी। पंचायती राज विभाग के मुताबिक इस योजना की शुरुआत 2022-23 में हुई थी। पहले साल 500 पंचायतों में केंद्र खोले गए। इसके बाद 2023-24 में 1000, 2024-25 में 998, 2025-26 में 999 और 2026-27 में शेष पंचायतों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। पंचायत ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज के पठन पाठन और स्व शिक्षा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। यह केंद्र सरकारी योजनाओं की सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जोड़ेंगे। ग्रामीण समुदाय के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि, किसान, महिलाएं और युवा सप्ताह के 7 दिन प्रशिक्षण व शिक्षा ले सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, क्षमता निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम, बाजार की जानकारी और ग्रामीण उद्यमियों व स्व सहायता समूह के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 रुपये में फसल बीमा, किसानों के लिए बड़ा मौका। अंतिम तिथि 30 सितंबर। ऐसे करें आवेदन। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजयंत्री ने जिले के सभी किसानों से अपील की कि वे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के अधिसूचित फसलों अगहनी धान और भदई मक्का का बीमा अवश्य कराए। इस योजना में किसान मात्र 1 रुपये के टोकन प्रीमियम पर अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, असामान्य वर्षा, सूखा, कीट और रोगों से सुरक्षित कर सकते हैं। बीमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक
बढ़ा दी गई है। किसान भाई बहन नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक की शाखा में आवश्यक दस्तावेज जमा कर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के दौरान कुछ जरूरी कागजात, आधार कार्ड, खसरा खतियान, बैंक की पासबुक, भूमि रजिस्ट्रेशन प्रमाण, वंशावली, 100 घोषणा पत्र। यदि बाढ़ या सूखे से 75% से अधिक क्षेत्र में बुआई नहीं हो पाती है तो प्रत्येक बीमित किसान को उनके बीमित क्षेत्र की 25% राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। यदि कटाई के बाद खेत में रखी फसल ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश या चक्रवात से नष्ट हो जाती है तो किसान 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फसल की वास्तविक पैदावार के आधार पर नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। उपायुक्त ने किसानों से आग्रह किया कि वे समय पर पंजीकरण कर अपनी मेहनत और फसल दोनों को सुरक्षित करें। एचईसी जमीन की स्थिति जानने को इसरो करेगा सैटेलाइट मैपिंग। एचईसी की जमीन की केंद्र सरकार सैटेलाइट मैपिंग करेगी। इसका काम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंपा गया है। इसरो अत्याधुनिक तकनीक से यहां हर इंच जमीन का डिजिटल नक्शा बनाएगा। इससे कब्जे वाली और खाली जमीन का पता चल सकेगा। इसमें यह बताया जाएगा कि जमीन का कहां किस प्रकार का उपयोग हो रहा है। पिछले साल भी केंद्र ने इसकी तैयारी की थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार एचईसी की करीब 1000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है। इसरो जीआईएस मैप के जरिए जमीन की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगा। इसके जरिए सड़क, नाला, इमारतें, खाली जमीन और अतिक्रमण वाले भाग चिन्हित किए जा सकेंगे। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसरो को निर्देश दिया है कि एचईसी की जमीन की मैपिंग में 25 मीटर के दायरे तक की सूक्ष्म जानकारी दर्ज की जाए। मैप तैयार होने के बाद जमीन का पुनर्मूल्यांकन होगा ताकि भविष्य में लीज पर देने या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सटीक भूमि उपलब्धता तय हो सके। लीज से 300 करोड़ जुटाने का था अनुमान। एचईसी मंथन ने पूर्व में अपनी खाली जमीन को लीज पर देने की योजना बनाई थी। इससे 300 करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया गया था। फिलहाल जमीन की अस्पष्ट स्थिति और विवादों के कारण ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब इसरो की डिजिटल मैपिंग से ये उम्मीद जताई जा रही है कि एचईसी की भूमि संपत्ति का सटीक रिकॉर्ड तैयार होगा और अतिक्रमण हटाने की दिशा में ठोस कार्रवाई संभव होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।